दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही है और क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन ने कल की क्लास में लैग्रेंजेस इक्वेशन कैसे अपन निकालते हैं, लैग्रेंजियन कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को चूज करते हैं, कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और फिर प्रॉब्लम अपन ने 3 एप्लीकेशन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की दोस्तों की थी। आज थोड़ी सी एक छोटी सी कंसेप्ट, उसके बाद में और एप्लीकेशन। कंसेप्ट क्या है दोस्तों? कंसेप्ट है स्प्रिंग को लेकर। कंसेप्ट क्या है? स्प्रिंग को लेकर क्या है कि जैसे मान लो सपोज अपन को कोई स्प्रिंग दी हुई है, ठीक है, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई मास नहीं लटकाया है, केवल अपन को स्प्रिंग दे रखी है और ये दृढ़ आधार से कनेक्टेड है। ये फर्स्ट इसकी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग को अपन किसी m द्रव्यमान के पार्टिकल से, केवल m द्रव्यमान के पार्टिकल से अपन ने लटका दिया, कुछ भी नहीं किया, अपन ने इसको खींचा नहीं है, लेकिन ये m द्रव्यमान के पार्टिकल को लटकाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ऑटोमेटिक y0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। ध्यान देना बात को कि पहले कोई स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या के है, और उसके बाद में सेकंड सिचुएशन में अपन ने क्या किया, इस स्प्रिंग के m मास का बॉब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो m मास के बॉब लगाने से इस बॉब के द्रव्यमान के कारण, इस बॉब के भार के कारण ये नीचे खिसक गई। कितनी दूरी खिसकी? अपन ने मान लिया y0 दूरी ये खिसक गई। ठीक है y0 दूरी ये खिसक गई, तो दोस्तों इस पर mg तो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन यहां पर इस पर प्रत्यानयन बल और लग रहा है ky0, वो इसकी विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ लगेगा और ये नीचे की तरफ लग रहा है, जो इसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। यानी दूसरे सिचुएशन की अपन बात करें तो दोस्तों क्या हो गया? mg बराबर क्या हो गया? ky0। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन है कि अब की बार अपन ने स्प्रिंग को क्या y डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया। क्या देके? y डिस्प्लेसमेंट देके स्प्रिंग को छोड़ दिया। तो अब स्प्रिंग क्या करेगा? अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा? मूव भी करेगा, और इस पर प्रत्यानयन बल किधर लगेगा? इधर लगेगा, और वो कितना लगेगा? ky0 प्लस y। वही ky0 तो ये वाला, और y ये, तो ky0 प्लस y, और mg नीचे की तरफ ये लग गया। तो इस स्प्रिंग पर परिणामी कितना बल लगा? देखो ध्यान से, ये ky ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो अपन देखें तीसरी सिचुएशन के लिए, पहले तो सेकंड सिचुएशन के लिए या सेकंड चित्र के लिए, सेकंड डायग्राम के लिए क्या है भाई कि ky0 बराबर mg। कहने का मतलब ये जो प्रत्यानयन बल है या ये भार है, केवल स्प्रिंग को क्या कर रहा है? केवल बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, केवल स्प्रिंग को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन। ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स, तो अपन मान से ky0 प्लस y माइनस mg की परिणामी कितना बल लगा? तो परिणामी बल कितना लगा? परिणामी बल बराबर ky0 प्लस ky और माइनस mg। और ये सेकंड पहले इक्वेशन से ये क्या है? ये इक्वेशन एक, समीकरण एक से ky0 mg बराबर है, तो क्या हो गया? ky, यानी स्प्रिंग पर परिणामी बल कितना लगेगा दोस्तों? ky लगेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि सेकंड सिचुएशन में जो अपन ने भार लगाया है वह केवल स्प्रिंग को क्या कर रहा है दोस्तों? बैलेंस कर रहा है। पहली सिचुएशन में स्प्रिंग रेस्ट में है, दूसरी सिचुएशन में स्प्रिंग क्या है कि बैलेंस कर दिया, स्प्रिंग वापस रेस्ट में है, और तीसरी सिचुएशन में अपन ने क्या कर दिया? स्प्रिंग को y डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, तो अब स्प्रिंग अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोलन करेगी। तो अपन ये देख रहे हैं कि थर्ड में ky0 तो क्या करेगा? mg को बैलेंस कर देगा, और ky के कारण ये क्या करेगी? डिस्प्लेसमेंट, यानी तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि दोस्तों स्प्रिंग को अपन ने y डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो स्प्रिंग के दोलन में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है।
क्या नहीं है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। यदि ग्रेविटी में चेंज होगा, यहां मैं लिख देता हूं, स्प्रिंग की गति में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। यदि ग्रेविटी में चेंज होगा, यदि ग्रेविटी में चेंज होगा तो केवल सेकंड सिचुएशन में चेंज होगा। तो क्या होगा दोस्तों, केवल सेकंड सिचुएशन में चेंज होगा। तो स्प्रिंग की ऐसी गति में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। यदि जी में चेंज होगा तो ये वाली सिचुएशन चेंज हो जाएगी केवल, बाकी ये तो इसकी गति तो किसके कारण ही रहेगी, थर्ड फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब स्प्रिंग की जब गति होती है, स्प्रिंग में जब मोशन होती है, स्प्रिंग में जब दोलन होती है, तो स्प्रिंग के दोलनों में जो गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका कोई रोल नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अपन दोस्तों नेक्स्ट जो अपनी एप्लीकेशन है, 3 अपन ने कर ली थी, नेक्स्ट एप्लीकेशन अपनी ये समझ में आ गई। ये कंसेप्ट है एक छोटी सी कि स्प्रिंग की गति में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। चौथी 3 मैं डिस्कस कर चुका हूं, चौथी एप्लीकेशन दोस्तों मैं बता रहा हूं कि कोई ब्लॉक है वो स्प्रिंग से कनेक्ट है। कैसे कैसे कनेक्टेड है कि ये रिजिड स्पॉट, ये एक रिजिड स्पॉट ऐसे, और इन दोनों स्पॉटों के बीच में कोई स्प्रिंग है 2 ऐसे, एक स्प्रिंग और ये m मास का द्रव्यमान, ठीक है, और यहां से ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये K1 है, ये M1 है और ये क्या है K2। K1 और K2 2 स्प्रिंग है, ये रिजिड इधर कनेक्टेड है, रिजिड इधर ये रिजिड कनेक्टेड है, और ये यहां पर M द्रव्यमान का कोई ब्लॉक इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन होगी। यही सिचुएशन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड हो, M द्रव्यमान का गुटका हो, ये K1 और ये K2। एक ये सिचुएशन होगी, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरी कंडीशन यहां बना रहा हूं, नीचे और ये बीच में M द्रव्यमान का गुटका, और ये यहां से K1 और ये K2, ये ठीक है। तीनों जो डायग्राम है वो एक ही चीज को शो कर रहे हैं। किसको? 1 2 और ये 3। तो आप लिखोगे तीनों कैसे भी आ जाएं, तीनों में स्प्रिंग कौन से क्रम में, समांतर क्रम में लगी हुई है। और तीनों डायग्राम क्या है, सेम है, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, तीनों एक समान है। तीनों के तीनों क्या है, एक समान है। और स्प्रिंग की मोशन अलोंग द लेंथ होती है तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता। ये बात मैं अभी कंसेप्ट में क्लियर आपको कर ही चुका हूं। अब अपन को ये देखना है, अपन को लैग्रेंजियन लिखना है इसके लिए। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि भाई अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि अब देखो इसमें यदि इस ब्लॉक को मैं इधर x खिसका दूं, कितनी दूरी x डायरेक्शन में इधर x खिसका दूं, तो ये तो x से स्ट्रेच हो जाएगी, ये x दूरी से क्या हो जाएगी दोस्तों, दब जाएगी, ठीक है। तो स्प्रिंग के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने ब्लॉक होते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म होगी। अब जैसे इसमें कितने ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है भाई, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, तो इसमें
गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक टर्म होगी। ये मैं ऐसे फील कर लो आप कि जैसे इस ब्लॉक को मैंने इधर एक्स खींचा तो इधर ये वाली स्प्रिंग तो एक्स से क्या होगी, स्ट्रेच होगी, ये क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो स्प्रिंग को चाहे खींचो चाहे स्प्रिंग को दबाओ, खींचेंगे तो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी और दबाएंगे तो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। दोनों ही स्थितियों में एनर्जी क्या रहती है, स्प्रिंग के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये दूसरी में देख लो, दोनों को चाहे एक्स दूरी से खींच दो तो आप ये बता सकते हो कि रिजिड सपोर्ट से इतनी दूरी पर क्या है, द्रव्यमान है, या इसको खींचोगे तो ये दब जाएगा। यानी इस कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, एक, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स। एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m x डॉट स्क्वायर, ठीक है। अपन यहां लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी टर्म डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब कितने द्रव्यमान, नंबर ऑफ ब्लॉक्स अटैच टू स्प्रिंग, इस बात पे ये निर्भर करेगी। यदि एक ब्लॉक यहां क्या है, ओनली वन ब्लॉक है, केवल एक द्रव्यमान मास का टुकड़ा लगा हुआ है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक ही टर्म होगी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, दो स्प्रिंग है तो 1/2 K1 x स्क्वायर, ये तो पहली स्प्रिंग की, और एक K2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या है दोस्तों, सेम है, ये फर्स्ट स्प्रिंग के लिए और ये सेकंड स्प्रिंग के लिए, या बराबर 1/2 K1 प्लस K2 और इंटू एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। जितनी स्प्रिंग, इसको कैसे, जितनी स्प्रिंग उतनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड यानी पहली और दूसरी दोनों टर्म ही क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्यों, क्योंकि चाहे स्प्रिंग को दबाओ चाहे स्प्रिंग को एक्सपेंड करो, दोनों स्थितियों में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तथा वर्क हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव स्टोर होता है, नेगेटिव वर्क कभी भी स्टोर नहीं होता। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि एक को खींचेंगे दूसरी, एक खींची जाएगी दूसरी दबी जाएगी, तो खींचने पर भी काम करना पड़ेगा और दबाने पे भी काम करना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में अपन को कार्य करना पड़ेगा और कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, और धनात्मक कार्य को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर किया जा सकता है। तो L और T आ गया, तो लैग्रेंजियन, ये हो गया T और ये क्या हो गया V, तो देन L लैग्रेंजियन T माइनस V, तो क्या हो गया 1/2 m x डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 K1 प्लस K2 और एक्स स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों लैग्रेंजियन। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है ये लैग्रेंजियन। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछिए तो अपन लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया भाई, डी और डी टी, डेल्टा एल और डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल और डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यहाँ से डेल्टा एल एक्स डॉट बराबर कितना हो गया 2 एम एक्स डॉट, क्या होगा भाई एम एक्स डॉट, और डेल्टा एल और डेल्टा एक्स बराबर, ये तो कुछ हो नहीं हुआ, डेल्टा एक्स 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया माइनस K1 प्लस K2 और इंटू एक्स आ गया। दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो इम्प्लाइज दैट डी और डी टी, और ये क्या हो गया एम एक्स डॉट और माइनस माइनस प्लस K1 प्लस K2 और इंटू एक्स बराबर 0। इसको एक बार अवकलन और करेंगे, एम एक्स डबल डॉट प्लस K1 प्लस K2 एक्स बराबर क्या हो गया 0। इम्प्लाइज दैट एक्स डबल डॉट प्लस K1 प्लस K2 बटे क्या हो गया एम और इंटू एक्स बराबर 0। ये आगे इक्वेशन ध्यान से देखना, ये यहाँ पर जो साइन है ये कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है,
पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम है क्या, यस, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। तो ये समीकरण नंबर 1 2 ये 3, ये पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव साइन एसएचएम में आएगा। यदि यहाँ नेगेटिव साइन आ गया दोस्तों तो ये मोशन एसएचएम नहीं होगी, लीनियर मोशन होगी। तो ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएचएम, फॉर एसएचएम। क्यों, क्योंकि यहां से ही पता चला कि एफ डबल डॉट इक्वल्स टू क्या है, माइनस एक्स है, ये कंडीशन है। यदि यहाँ माइनस होता तो एक्स डबल डॉट समानुपाती होता एक्स के, तो वो मोशन क्या होती दोस्तों, लीनियर मोशन होती। कैसी मोशन होती, लीनियर, रेखीय गति होती, एसएचएम गति नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स का मतलब है टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। देखो देखो दोस्तों, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा मान लो इसको, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू K1 m implies that ओमेगा बराबर अंडर द रूट m। तो t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन टी पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ आ गई, जब दो स्प्रिंग यदि पैरेलल में एक दूसरे से लगी हुई है तो उनके कारण जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों वो हो गया ये। तो इसे अपन क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। ये अपनी 11वीं क्लास की जो स्प्रिंग सिस्टम आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन जो चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ भी ये आएगा। तो चाहे वहाँ से याद रखो चाहे यहाँ से याद रखो, बात एक ही है। टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई m अपॉन K1 प्लस K2, और फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी बराबर अपन 2 पाई K1 प्लस K2 बटे, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है इसका मतलब क्या है, आवर्ती आ गई, इसका माइनस का मतलब भी मैं बता देता हूं कि जैसे ये कोई पेंडुलम है और ये उसकी साम्यावस्था है और ये उसकी विक्षेपित अवस्था, ऐसे, ठीक है। तो ये थीटा है, ये क्या करेगा, इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, कौन, एक्स डबल डॉट। तो ये माइनस एक्स, ये दोनों क्या है, इर्द गिर्द मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। एक इधर आ रहा है, माइनस का निशान क्या शो कर रहा है कि तवन की डायरेक्शन है, तवन ही है एक्स डबल डॉट। भाई समय के सापेक्ष दो बार पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या है, तवन, और तवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के माइनस के समानुपाती है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। यही मान लो क्या हो, इफ इक्वेशन, नोट लगा के लिख लेना है, यदि ये इक्वेशन क्या हो, इफ इक्वेशन कैसे आ जाए, एक्स डबल डॉट माइनस K1 प्लस K2 बट्टे क्या आ जाए दोस्तों, m आ जाए, और इंटू एक्स बराबर क्या हो जाए 0, तब ये लीनियर इक्वेशन होगा। देन यह है लीनियर इक्वेशन, लीनियर मोशन होगा, एसएचएम नहीं होगा। यहाँ एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू क्या है, समानुपाती एक्स है, यानी पार्टिकल एक बार निकल गया तो वो आगे ही बढ़ता रहेगा। तो कई बार तो क्या होता है कि क्वेश्चन अपन को दे दिया जाता है, अब अपन को ये कंफ्यूजन हो गया कि बीच में प्लस था या माइनस था। तो प्लस हमेशा एसएचएम मोशन में प्लस लगेगा, और एसएचएम मोशन यदि नहीं है तो वहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कभी ये और ये मान लो दोनों आ जाएं और ये अपना ब्लॉक आ जाए, अब आपको कौन सा, तो यदि ये कंसेप्ट आपको याद है तो ये सही करेंगे, अदरवाइज आधे बच्चे तो इसको लगा के आएंगे।
ये मोशन लीनियर मोशन है। ये मोशन क्या है, क्योंकि स्प्रिंग को जैसे आप हिला के छोड़ोगे तो स्प्रिंग ऐसे मोशन करेगा, दोनों उसके टू एंड फ्रो। कैसे मोशन करेगा, टू एंड फ्रो, जबकि इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग आगे की तरफ ही चली जाएगी। समझ गए क्या बात को? तो ऐसे भी अपन को दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम से 3 जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 प्रकार के। कैसे? अगला आपको काइनेटिक एनर्जी टर्म तो बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी टर्म पूछ सकता है कि भाई इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तीनों डायग्राम मैंने बना के बता दिए, तीनों डायग्राम एक ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेलल में पैरेलल में पैरेलल में। ठीक है। अगला आपको क्या पूछ सकता है, लैग्रेंजियन पूछ सकता है T - V कि इस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन कितना है। ठीक है। तीसरी बात क्या पूछ सकता है, इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अब ये लैग्रेंजियन मेथड है इसको निकालने का, और अपन 11वीं क्लास में निकाल सकते हैं कि 2 स्प्रिंग है, दोनों को काट दिया, पैरेलल में लगा दिया, तो उनका K 1/K = 1/K1 + 1/K2, वहां से निकालोगे तो भी ये सेम ही आएंगे। समझ गए क्या बात? तो ये क्या है, K1 + K2 दोनों जो समांतर क्रम में स्प्रिंग लगी हुई है उनका क्या है, K इक्विवेलेंट है। क्या है दोस्तों, K इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना। यानी ये प्रॉब्लम वहां से भी रिलेट हो गई। ठीक है ना। वर्क एनर्जी पावर में अपन पढ़ेंगे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन क्लास 11 में, तो वहां से भी ये चीज रिलेट हो गई। ठीक है। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट, स्प्रिंग का एक सिस्टम है, नेक्स्ट एक एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, सरल है, लेकिन सरल कब है, जब अपन काइनेटिक एनर्जी की टर्म और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म लिख लेते हैं, उसके बाद में तो है सरल, अदरवाइज तो बहुत हार्ड है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 5, 3 मैंने पहले करवाई थी, एक अब करवा दी 5। देखिए क्या है, अब की बार जो अपने पास में स्प्रिंग है वो किस हिसाब से, 3 स्प्रिंग लगी हुई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, नेट। ठीक है। ठीक है। एक ये ब्लॉक और इन तीनों ब्लॉकों के बीच में स्प्रिंग 1 2 और ये रिजिड सपोर्ट है। ठीक है। स्प्रिंग ये क्या है, K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका क्या है भाई K3, और ये M और ये M। ठीक है। देखो ध्यान से क्या है, इसको ध्यान से देखने से अपन को ये लगे, सबसे पहले तो क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी होगी। तो दोस्तों देखो, यदि आपको इसको यदि आपने खींच दिया, ऐसे खींच दिया, तो अब आपको ये तो दब गई, लेकिन ये कितनी दबी है, क्योंकि अब ये भी सपोर्ट है इसके पास में। भाई इसको दबाओगे तो उसमें भी तो हलचल होगी। इसका मतलब एक निर्देशांक से, एक कोऑर्डिनेट से इस सिचुएशन का काम, प्रॉब्लम का काम नहीं चलने वाला। यानी अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा कि इसको भी x1 खींचूंगा और इसको भी x2 खींचूंगा। x1 x2 खींचा, ठीक है, x1 से x2 खींचा। अब अपन बता सकते हो कि K2 तो क्या है, बीच वाली स्प्रिंग तो इन दोनों के बीच में है, ये x2 खींचेगी, ये x1 होगी। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 2। जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी कितने, 2, x1 एंड x2। ठीक है। ब्लॉक कितने हैं, 2, इसलिए काइनेटिक एनर्जी T बराबर कितना हो गया, सीधी सी बात है 1/2 m1 x1 डॉट प्लस 1/2 m x2 डॉट स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की टर्म, तो होगी सिंपल। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, V बराबर, पहली x1 खींची तो 1/2 K1 x1 स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस दूसरी 1/2 K2। अब ये x2 खींचेगी, ये x1 खींचेगी, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस तीसरी तो एक ही है, तो प्लस 1/2 K3 x2 स्क्वायर। समझ में आ गई बात? मैं बोल रहा हूँ जितनी इसको खींची उतनी इसको खींची, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x2 माइनस x1। ठीक है, खिंचाव कितना आया, x2 माइनस x1, तो 1/2 K2 x2 माइनस x1, और तीसरी कितनी x2,
और ये कितनी खींचेगी x1। तो अब तीनों की सिचुएशन अपन बता सकते हैं। अब इसको अपन कर लें। लैग्रेंजियन लिखना है तो L बराबर कितना हो गया, T माइनस वी। लिख दो 1/2 m x1 डॉट स्क्वायर m x2 डॉट स्क्वायर और माइनस वी है तो -1/2 K1 x1 स्क्वायर -1/2 K2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और -1/2 K3 x2 स्क्वायर। ठीक है, बहुत बार ये पूछा हुआ है, इसमें नेट में ये पूछा हुआ है। और इससे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएंगी, एक किसके लिए, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। बिकॉज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर x1 एंड x2, देन लैग्रेंजियन फॉर x1 के लिए अपन बात करें तो d और dt डेल्टा L और डेल x1 डॉट माइनस डेल L और डेल x1 बराबर क्या हो गया 0। अब अपन को निकालना है क्या, डेल L और डेल x1 डॉट, तो क्या आ गया भाई, x1 डॉट है तो m x1 डॉट, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया m x1 डॉट, और डेल L बटे डेल x1। अब देखो x1 है तो ये तो -k1 x1, एक तो ये हो गया -k1 x1। अब इसमें तो x1 है ही नहीं तो ये तो 0, इसमें x1 है तो माइनस का निशान, 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो k2 x2 तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार तो इसका घात के कारण तो क्या हो गया x2 माइनस x1, घात 1, x1 का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी ये इतना ही बच गया। x1 का -1 होगा ना तो ये प्लस, बस ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। देखो इसका होगा तो घात के कारण हो गया n x की पावर n माइनस 1 -2/2 k2 x2 माइनस x1, ये तो घात के कारण, और फिर x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x1 का क्या होगा -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो -k1 x1 प्लस k2 x2 माइनस x1 ये अपने पास में आ गई। तो यहाँ से अब इसको वैल्यू पुट करोगे तो d और dt क्या हो गया m x1 डॉट, ठीक है, और माइनस प्लस ये तो हो जाएगी प्लस k1 x1 और माइनस k2 x2 माइनस x1 और बराबर 0, इम्प्लाइज दैट m x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 माइनस k2 x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। ये टर्म आ गई अपने पास में, ठीक है। या आप इसको और देख सकते हो कैसे कि जैसे x1 डबल डॉट, यहाँ से देखो x1 x ये प्लस तो प्लस, यहाँ देखो k1 x1 है, ठीक है, लेकिन ये k2 है तो k1 x1 प्लस x2 माइनस x1 है ना, तो माइनस है, ये तो हो गया प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, हाँ ये माइनस और ये प्लस, और जैसे इसको करोगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया भाई, ये सही है, माइनस डेल एल और डेल x1 तो माइनस k1 x1 माइनस माइनस प्लस, और जैसे इसको लिखेंगे अपन इसमें तो माइनस प्लस ये माइनस, सही बात है, और ये x1 कॉमन लेंगे तो k1 माइनस k2 ये क्या है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो k1 प्लस k2 x1 बटे m और माइनस k2 x2 बटे m बराबर 0। ये इक्वेशन अपने पास में आ गई, यानी एक टर्म और आ गई इसके बाद। अब सेम टू सेम क्या हो जाएगा फॉर x2 अपन लिखेंगे तो d और dt डेल l और डेल x2 डॉट और माइनस डेल l और डेल
x2 बराबर 0। तो यहाँ से डेल एल और डेल x2 डॉट तो कितना हो जाएगा m x2 डॉट, और डेल एल और डेल x2 तो पहली टर्म तो क्या हो गई x2 की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, केवल ये वाली टर्म आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा n के कारण तो माइनस k2 x2 माइनस x1, फिर 2 घात के कारण 2 से 2 कट गया, माइनस का निशान है, k2 x2 माइनस x1 और x2 क्या हो गया 1 हो गया। तो इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं, लेकिन यहाँ भी तो है x2, तो ये क्या हो गया माइनस 2 से 2 कट गया तो k3 x2, ऐसी की ऐसी लगभग टर्म आ गई। ये दोनों माइनस के, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ऐसी इक्वेशन और आ जाएगी, वो जो इसके लिए क्या हो जाएगी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि ट्विस्ट इसी में है, क्योंकि दिमाग यही लगाना है कि इसको अपन ने कितना खींचा, इसको कितना खींचा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपन को 2 चाहिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अपन को ये भी पूछ सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसके लिए, ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखो, कंसेप्ट ध्यान में क्या रखोगे, मैं लिखा देता हूं कि ऐसा यदि स्प्रिंग का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या रखना है इंपॉर्टेंट, ये नोट लगा लेना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। यदि 3 ब्लॉक लगे हो, यदि ब्लॉक कितने हो 3, तो काइनेटिक एनर्जी 3 ब्लॉक लगे हो तो काइनेटिक एनर्जी की 3 टर्म आएंगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी 4 टर्म। अभी अपन ने लिखी है, ठीक है। और यदि 4 ब्लॉक लगे हो तो T बराबर कितने आ जाएंगे, जितने ब्लॉक 4 टर्म, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी टर्म आ जाएंगी 5 टर्म हो जाएंगी, एंड सो ऑन। ध्यान रखनी है, इसके आगे भी ऐसे चलता रहेगा। ये अपन स्प्रिंग के क्वेश्चन दोस्तों आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एटवुड मशीन की, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। एटवुड मशीन में 2 सिचुएशन है, एक तो स्प्रिंग बहुत पतली है, एटवुड मशीन नाम ही मशीन है, वैसे मशीन कुछ नहीं है। ये एक पुली है, ये लो पुली, और इस पुली पे कोई मास लटके हुए हैं ऐसे, ठीक है। एक मास जो है वो इधर है, इसका m है, और दूसरा इधर है, ये भी क्या है m द्रव्यमान m1 और m2, ठीक है। और ये अपन ने मान लिया पुली इज वेरी स्मॉल, यहां पर मान रहे हैं चूंकि पुली इज वेरी स्मॉल, पुली बहुत स्मॉल है, इसका डायमीटर नेग्लिजिबल है, ठीक है। देन अब अपन को केवल क्या चाहिए, एक ही कोऑर्डिनेट काफी है। यदि अपन को पूरी रस्सी पता हो तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई एक, जैसे इसके कोऑर्डिनेट अपन माने 0y1, इसके कोऑर्डिनेट अपन माने 0y2, और पूरी रस्सी अपन को पता हो तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो, इसके लिए एक ही कोऑर्डिनेट काफी है कि भाई इसकी सिचुएशन बता दे कि एक द्रव्यमान ये है तो उससे कम दूरी पर दूसरा है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक डिग्री, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो गया y1 ले लेते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1 हो गया। कांस्टेंट लिखें इसके लिए ये वाली, तो ये पूरी दूरी कितनी है l, तो कांस्टेंट क्या हो गया y1 प्लस y2 बराबर क्या हो गया भाई l। अब y1 y2 देखने में तो आपको अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन दे आर डिपेंडेंट, भाई डिपेंड कर रहे हैं ना। जैसे एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कहने का मतलब y1 एंड y2 डिपेंडेंट, y2 डिपेंडेंट एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, जबकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे पे क्या होने चाहिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोस्तों y1 और y2 क्या है डिपेंडेंट है, इसका मतलब इसमें से केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। इसका अवकलन करेंगे तो y1 डॉट प्लस y2 डॉट बराबर 0, क्योंकि ये नियत चीज़ है, तो y1 डॉट बराबर क्या हो गया माइनस y2 डॉट, यानी अपन को एक चीज़ ही करनी है। अब
पोटेंशियल एनर्जी T बराबर क्या हो गया इसके लिए, ये जो पूरी सिचुएशन है ये क्या कहलाती है दोस्तों, एटवुड मशीन। क्या कहलाती है, एटवुड मशीन। तो अब देखो 1/2 m1 y1 डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 y2 डॉट स्क्वायर, ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन y2 डॉट बराबर क्या है, तो ये क्या हो गया 1/2 m1 y1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 y1 डॉट स्क्वायर, यानी 1/2 m1 प्लस m2 y1 डॉट स्क्वायर। ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। इस बात का आप ध्यान रखना। एक सिचुएशन अपन ये भी पढ़ेंगे कि पुली की एनर्जी भी है, पुली का मास जो डायमीटर है वो नेग्लिजिबल नहीं है, तो उसका अपन उस टाइम में एनर्जी और पढ़ेंगे, वो अपन केस लगा देंगे इसी में, ठीक है। एक ही पढ़ने की जरूरत है अपन को। यहाँ अपने पास में 2 ब्लॉक हैं, तो 2 ब्लॉकों की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये इक्वेशन डिपेंडेंट है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक हो गए। पोटेंशियल एनर्जी माइनस नीचे की तरफ है, तो माइनस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन यही ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो गया माइनस m1g y1 इस कोऑर्डिनेट के लिए, तो और माइनस m2g y2, तो ये क्या हो गया माइनस m1g y1 माइनस m2g, और y2 को अपन क्या लिख सकते हैं l माइनस y1। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, l माइनस y1, क्योंकि अपन को अवकलन करना है तो एक ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट होने चाहिए ना। तो ये क्या हो गया इतना ही मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो लैग्रेंजियन L बराबर क्या हो गया 1/2 m1 प्लस m2 y1 डॉट स्क्वायर, और माइनस तो ये प्लस m1g y1 और प्लस m2g L माइनस y1। ये क्या हो गया, इस एटवुड मशीन का लैग्रेंजियन हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसमें करो तो L इक्वल्स टू 1/2 m1 प्लस m2 y1 डॉट स्क्वायर प्लस m1g y1, और ध्यान से देखना माइनस m2g y1 और प्लस m2gl। अब ये टर्म है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। इसको दोस्तों आप क्या छोड़ कर सकते हो कि यदि मान लो आप लैग्रेंजियन को इफेक्टिव लैग्रेंजियन लिखना चाहते हो, मान लो ये लैग्रेंजियन अगला आपको बोले कि इफेक्टिव लैग्रेंजियन कितना होगा, ये लैग्रेंजियन है पूरा, तो इफेक्टिव लैग्रेंजियन क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये नियत है, ना तो ये y1 पे डिपेंड कर रही और ना ये y1 डॉट पे डिपेंड कर रही, तो इसका अवकलन डेल L बटे डेल y1 करेंगे तो भी 0, डेल L अपॉन डेल y1 डैश करेंगे तो भी 0, यानी इस टर्म का इस लैग्रेंजियन में कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस। तो इफेक्टिव लैग्रेंजियन में इस टर्म को अपन छोड़ भी सकते हैं। तो इफेक्टिव लैग्रेंजियन क्या हो गया, L इफेक्टिव बराबर 1/2 m1 प्लस m2 y1 डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले भाई, जी y1 ले ले, तो m1 माइनस m2 जी y1, उस टर्म को कांस्टेंट वाली टर्म को छोड़ दिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव लैग्रेंजियन में जो कांस्टेंट टर्म है को हटा दें तो भी लैग्रेंजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इफेक्टिव टर्म में ये अपन मिटा सकते हैं, समझ गए। मान लो एटवुड मशीन ये इक्वेशन आ जाए और आपसे पूछ ले कि इफेक्टिव लैग्रेंजियन है, तो और ये टर्म हो ही नहीं, तो आप तो कह दो कि इक्वेशन गलत ही हो गया, जबकि इक्वेशन ये है कि ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें इसके लिए तो क्या होगा, डी और डी टी डेल एल और डेल y1 डॉट माइनस डेल एल और डेल y इक्वल्स टू 0, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है। तो इसका डेल एल और डेल y1 डैश करोगे तो भी ये 0 आना है, और डेल एल और डेल y1 करोगे तो भी ये 0 आना है। तो ये हो गया इफेक्टिव। अब देखो इसका लैग्रेंजियन अपन निकाल रहे हैं, तो डेल एल और डेल y1 डॉट लिख लें कितना होगा, डेल एल और डेल y1 डॉट बराबर यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या आ गया m1 प्लस m2 y1 डॉट, और डेल एल और डेल y1 क्या हो गया y1
तो m1 माइनस m2 और इंटू जी। ठीक है, इक्वेशन में लिख दो। ये चित्र तो चाहिएगा। ठीक है, लिखा। तो डी और डी टी क्या है, m1 प्लस m2 y1 डॉट और माइनस m1 माइनस m2 और g बराबर 0। यहाँ से इम्प्लाइज दैट m1 प्लस m2 y1 डबल डॉट और माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी बराबर 0। इम्प्लाइज दैट y1 डबल डॉट माइनस m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी बराबर 0। ये इक्वेशन भी बहुत बार पूछी गई है। ये क्या है दोस्तों, एटवुड मशीन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है। माइनस का निशान है, इसका मतलब मोशन कैसी हो रही है, लीनियर गति होगी। या तो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, ऐसे नहीं होगा ये, ऐसे जैसे टू एंड फ्रो में हो रहा था, क्योंकि बीच में कैसा निशान है, माइनस का निशान है, बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ तो ये डायमीटर है वो नेग्लिजिबल है। कैसा है, नेग्लिजिबल है। लेकिन जैसे ही नेग्लिजिबल नहीं होगा तो जैसे जैसे ये घूमेंगे तो ये भी तो, पुली भी तो घूमेगी, और पुली घूमेगी तो पुली की भी अपनी एनर्जी होगी। पुली जब घूमेगी दोस्तों तो पुली की भी अपनी क्या होगी, एनर्जी होगी। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी दोस्तों, रोटेशनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी होगी। और उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर, या 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर क्या है, पुली की त्रिज्या। अपन जैसे ये घूमेगी तो इसकी जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल एनर्जी होगी। कितनी, 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा मान लेंगे अपन। थीटा डॉट का मतलब क्या है, कोणीय वेग, जिसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, आर, जहाँ आर क्या है, इस पुली की त्रिज्या। अब इस केस को अपन मान रहे हैं कि पुली का जो डायमीटर है दोस्तों वो नेग्लिजिबल नहीं है। पहले तो यहाँ इस सिचुएशन को अपन ने माना था नेग्लिजिबल डायमीटर की पुली थी, तो इस टर्म को अपन ने रोटेशनल एनर्जी टर्म को लिया ही नहीं था। लेकिन अब अपन मान रहे हैं कि जो पुली है उसकी डायमीटर है, यानी वो भी क्या कर रही है, साथ साथ में मूव कर रही है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी। 1/2 आई, आई क्या है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण। 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, वी आर ओमेगा। तो ये क्या हो गया, 1/2 आई और ओमेगा बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो v का कंट्रीब्यूशन तो कहाँ चला जाएगा, वेलोसिटी में, और ये टर्म क्या आ जाएगी, आई अपॉन 2r स्क्वायर। यानी आई अपॉन आर स्क्वायर की टर्म का कंट्रीब्यूशन और हो जाएगा। कहाँ होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी जब अपन लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, 1/2 m1 y1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 y2 डॉट स्क्वायर और प्लस 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, और थीटा डॉट हो गए। हाँ, यहां से ये मैं क्लियर कर देता हूं आपको पूरा ही। जब डायमीटर होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m1 y1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 y2 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर। लेकिन यहाँ से जब ये दूरी y1 है, यहाँ तक y1 है, यहाँ तक y2 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो अपन इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इक्वेशन जो यहाँ लिखी थी, y1 प्लस y2 प्लस इतनी इतनी पूरी परिधि 2πr। तो इतनी इतनी परिधि कितनी होगी, πr, और बराबर कितना हो जाएगा l। इसका अवकलन करेंगे तो y1 डॉट प्लस y2 डॉट प्लस πr क्या होगा, 0, क्योंकि नियत है। ठीक है, और आर थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा, y2 थीटा डॉट।
आर थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा y2 डॉट। कहने का मतलब जैसे ही ये पुली ऐसे मूव करेगी तो ये किससे करेगी आर थीटा डॉट से मूव करेगी। आर इसकी क्या है त्रिज्या है, थीटा क्या है इसका कोणीय वेग। तो आर थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा y2 डॉट और ये क्या है -y1 डॉट। ये यहाँ से टर्म आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या बन जाएगी दोस्तों 1/2 m1 y1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 y1 डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 आई को अपन अब क्या लिख सकते हैं या थीटा डॉट को अपन क्या लिख सकते हैं y1 डॉट स्क्वायर अपॉन आर। तो आई ये आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा y1 डॉट स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी क्योंकि यहाँ से थीटा डॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -y1 डॉट बट्टे आर हो जाएगा। ये आपको करना है और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आ जाएगी इस पुल्ली के लिए y1 डबल डॉट -m1 -m2 बट्टे m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। बस केवल यही चेंज होगा, नीचे वाली टर्म में आई अपॉन आर स्क्वायर यहाँ ऐड और हो जाएगा, बाकी कोई किसी प्रकार में कोई चेंज नहीं होगा, कोई सेम टू सेम। और आप देखते हो एज आर टेंस टू 0 तो आई अपॉन आर स्क्वायर टेंस टू 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ऊपर वाली टर्म वापस आ जाएगी जो अपन ने ड्राइव कर ली, जो नेग्लिजिबल डायमीटर का है। यदि डायमीटर नेग्लिजिबल नहीं है तो आई अपॉन आर स्क्वायर की टर्म जुड़ के आएगी और नेग्लिजिबल डायमीटर तो ये वाली टर्म हट जाएगी, जबकि आना यही है, बीच में माइनस का निशान, ऊपर m1 -m2 नीचे m1 प्लस m2। बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, पुली के लिए पूछते हैं क्योंकि एटवुड मशीन के लिए तो आप लोग याद कर लेते हो और इसको कहते हैं पुली। स्ट्रिंग है दोनों तरफ ये लटकी हुई है, तो इस पुली को ही, इस सिस्टम को ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों एटवुड मशीन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए। ये दो एप्लीकेशन हो गई अपनी। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हाँ अपन को ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन कि एक कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे और इस हिसाब से ये, ठीक है, और अपन को ऐसे कहा है कि ये कोई मूव कर रहा है, y बराबर अपन को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, y बराबर अपन को एक्स स्क्वायर दे दिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अगला कई बार अपन को ये पूछता है कि भाई ऐसे इस घूम रहा है तो ये इसकी सिचुएशन है, यहाँ जैसे पार्टिकल आएगा तो उसकी ये वेलोसिटी भी होगी, लीनियर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है ना। ये जो दूरी है वो x है और ये क्या हो गया x ओमेगा या x थीटा ओमेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल एक ही निर्देशांक चाहिए अपन को यहाँ जाने के लिए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर तो हो जाएगा 1 और जनरलाइज कोऑर्डिनेट बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी T बराबर 1/2 m, ठीक है। एक तो क्या हुआ दोस्तों x डॉट स्क्वायर और एक y डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर और y बराबर क्या है x स्क्वायर, तो y डॉट बराबर क्या है 2x x डॉट, y बराबर क्या है 2x x डॉट, ठीक है। तो t बराबर क्या हो गया 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर का मतलब 2x x डॉट का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 m x स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, इसकी रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। ये टर्म इसकी हो गई, ये तो हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और v बराबर क्या है mg/y mg x स्क्वायर, तो L बराबर इसके लिए क्या हो गया t माइनस वी बराबर 1/2, बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी, x डॉट स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर x डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस mg x स्क्वायर।
इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अपन आराम से लिख सकते हैं। क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन? डी और डी टी, डेल एल और डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल और डेल एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये आपको ध्यान में रखना है। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि y बराबर एक्स स्क्वायर कोई कर्व पे ये चल रहा है, ठीक है। ये तो आ गया ऐसे घूम रहा है। मान लो यही क्वेश्चन क्या आ जाए कि घूमे ही नहीं, जैसे इसी क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं दोस्तों, दोनों याद हो जाएंगे। क्या है कि अपन को ऐसे एक्सिस में दे दिया ऐसे, और अपन को अगले ने ऐसे दे दिया ये, ठीक है। और ये कर्व अपन को दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर, पैराबोला टाइप, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट अपन को चले, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट अपन को चले तो ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को यहाँ मान लेते हैं 0। ये कितनी दूरी? x। इसके कोऑर्डिनेट अपन को दे दिए एक्स एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू तो है x और y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। और गिवन क्या गिवन है? y बराबर एक्स स्क्वायर का रूप पे ये ऐसे मूव कर रहा है। तो इसमें तो क्या है कि ये साथ में भी मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे धीरे 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 पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ये तो ऐसे है, ऐसे कोई तार है, वो तार ऐसे मूव कर रहा है। जैसे वो नहीं होता क्या कि एक जैसे पोर्ट है और पोर्ट में ऐसे वो उसके बना के एक्सरे के ऐसे फूल ऐसे मूव करते हैं, वैसे। तो ये तो क्या कर रहा है? मोशन भी कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। तो मोशन के कारण क्या होगी? ये वाली टर्म होगी रोटेशनल एनर्जी टर्म आ गई। और इसमें क्या है कि पार्टिकल केवल कर्व पे चढ़ रहा है और उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट, एक तो एक्स और एक एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए अपन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। और y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो y बराबर है एक्स स्क्वायर, तो y डॉट बराबर क्या है? 2x एक्स डॉट। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? t इक्वल्स टू 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4x स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी ये 0 माना है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो गया? mgy। और ये क्या हो गया? mgy के वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो अब इसके लिए लैग्रेंजियन, इस सिचुएशन के लिए लैग्रेंजियन क्या हो गया दोस्तों? L बराबर 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस mg एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। और यदि ये ऐसे घूम रहा है साथ साथ में, तो इसके लिए लैग्रेंजियन एक टर्म और चेंज हो जाएगी। वो क्या है? 1/2 m एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या लेनी है? ये रेफरेंस मानना है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मानना है? रेफरेंस मानना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर पे कोई पार्टिकल मूव है, तो उसके लिए लैग्रेंजियन ये होगा। इसमें एक्स डॉट कॉमन ले लो, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर और 1 + 4x स्क्वायर और माइनस mg एक्स स्क्वायर। ये लो, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, बाकी तो देखो अपनी किस्मत पे डिपेंडेंट है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आए और कैसे अपना लगाना हो। और अपन देखेंगे कोई और न्यूमेरिकल मिलेंगे तो मैं करवाऊँगा। एक आपको नोट लगा लेना है, और नोट में क्या ध्यान में रखना है कि ये कोई बड़ा सर्कल है और इसके अंदर छोटा सर्कल यदि मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी दोस्तों? x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। यानी यहाँ बीच में क्या आएगा? प्लस का निशान आएगा। और मोशन क्या होगी? SHM। यानी एक बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला यदि मूव कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ SHM होनी है पक्का। और ये तो सिचुएशन एक। दूसरी सिचुएशन क्या है कि यदि एक कोई बड़ा गोला है और उसके ऊपर कोई छोटा गोला ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, तो कितनी देर तक? तो बाउंड्री को छोड़ देगा ये। तो एक्स डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आएगा। समझ गए क्या? यानी मोशन कैसी होगी? यहाँ मोशन होगी लीनियर मोशन, यहाँ कैसी मोशन होगी? लीनियर मोशन होगी। और यहाँ कैसी मोशन होगी? SHM मोशन होगी। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन ने लैग्रेंजियन कैसे अपन डिसाइड करते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैंने आपको 7-8 एप्लीकेशन मैंने बता दी। इस हिसाब से अपन को लैग्रेंजियन डिसाइड करना है।
और लैग्रेंजियन डिसाइड करना है, ये डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे कि अपन ने प्रॉब्लम को कैसे अपन ने लिखा, कैसे उसको फिल्डअप किया, कैसे उसको बनाया, कैसे उसके लिए अपन लैग्रेंजियन लिख रहे हैं। लैग्रेंजियन लिखने के बाद में टी और वी की एनर्जी की जो टर्म आ गई, उसके बाद में अपन लैग्रेंजियन लिख लेते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेटों की पहचान कर लेते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। यदि अपन ने सही सही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, ये क्वेश्चन जैसे बहुत बार आया हुआ है, ये वाला कर्व वाला, ठीक है, नेट में भी आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि बस देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाए, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। अब मान लो बीच में प्लस का निशान, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सही है, बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन सही नहीं और बीच में कोई और निशान हो, तो ये क्या हो जाएगी, दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो जाएंगे। और क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रॉब्लम को बनाना है, ठीक है। एल, टी और वी डिसाइड होने के बाद में एल लिखना बहुत आसान हो गया, और एल लिखने के बाद में अपन को जनरलाइज कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, फिर अपन को लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अपनी किस्मत अच्छी है तो यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। फिर आगे अपन बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हैमिल्टोनियन पढ़ना है, फिर लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन का आपस में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ना है, फिर अपन को क्या पढ़ना है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ब्रैकेट्स पढ़ने हैं, पॉइजन और लैग्रेंजियस ब्रैकेट पढ़ने हैं, जैकोबी इक्वेशन पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। तो आप बने रहिए साथ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आ गई है। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो पूरा 11वीं 12वीं का सिलेबस है वो चल रहा है। सेकंड ग्रेड का तो लगभग सिलेबस खत्म ही हो गया है लगभग, फिजिक्स का, सेकंड ग्रेड साइंस का फिजिक्स का सिलेबस लगभग अपना फिनिशिंग की तरफ है। और दोस्तों कंप्यूटर के लिए मैंने 5-6 क्लासें आपकी करवा दी हैं, और 2-3 क्लासें मैं आपकी सक्रात के ऊपर और करवा दूंगा। तो आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन है अपना सेकंड पेपर में 4th यूनिट का सेकंड पार्ट, वो लगभग कपिल शर्मा जी ने करवा दिया है। और उसमें कोई जो परिभाषाएं बची हैं, जो साइकोलॉजी के जो लोग हैं, साइकोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कंप्यूटर के बारे में क्या कहा है, वो परिभाषाएं और आप लोगों को लिखवा दी जाएंगी। और आप प्रॉपर मतलब अच्छे से तैयारी कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए कम से कम, ठीक है। ओके, थैंक्स।